स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ जनरल क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन आर। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जो अकार्बनिक उर्वरक होता है उससे हमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट सेट है जो मिलता है। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। These are the micronutrient provided by inorganic fertilization. So question number 2, what will be the reaction when acid dissolves in water? जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। So right option is exothermic. When acid dissolves in water, exothermic reaction occurs. Basically, exothermic reaction is a reaction or process that releases energy. That releases energy in the form of heat or light. ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। So, when acid dissolves in water, which process will happen? Exothermic. Question number 3, heavy metal pollution of water is caused by. पानी का जो heavy metal pollution है वो किसकी वजह से होता है? Acid plants, paints, wood burning, domestic sewage. Right option is paints. So, पानी में heavy metal pollution जो है वो paints की वजह से होता है और पेंट्स में पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ये हैवी मेटल्स होती हैं सारी, कॉपर, मर्क्यूरी, मैंगनीज, निकल, लेड, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन। तो जब भी पेंट्स को, बचे हुए पेंट्स को पानी में बहाया जाता है या उनको नालियों में फेंक दिया जाता है तो बहुत ही सिवियर टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं लिविंग बींग्स को, और जो इक्वेटिक लाइफ है उनको भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स रहते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट ग्रेन, पोलन ग्रेन, स्मोक एटसेट्रा विच आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर वेपर, ओजोन, एरोसोल्स, CFC। राइट ऑप्शन इज एरोसोल्स। जितनी भी हैं चीजें, डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट ग्रेन्स, पोलन ग्रेन, स्मोक, फॉग एटसेट्रा, ये सब एरोसोल होते हैं। और एरोसोल्स बेसिकली फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स की एक सस्पेंशन होती है जो हवा में शामिल होती है। सो एरोसोल्स इज द राइट ऑप्शन। और एरोसोल्स का जो साइज है वो माइक्रोमीटर की स्केल तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम आर सर्टेन। मींस जब लोहे को जंग लग जाता है तो उसका वेट जो है, जैसे सपोज करिए कोई बार है हमारे पास, कोई आयरन की बार है, उस पर जंग लग गया तो उसका वेट, उसके भार को क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा या फिर कोई भी पता नहीं है। राइट ऑप्शन इज इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए आयरन बेसिकली हवा के कांटेक्ट में आके वहां से ऑक्सीजन लेके क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। तो ऑटोमेटिकली आयरन के ऊपर इस ऑक्सीजन का जमा होने की वजह से उसका वेट जो है वो हमेशा इंक्रीज ही होता है। So right option is B option, that is due to rusting the weight of iron increases. Question number 6, the material that can be deformed permanently by heat and pressure is called as thermoset, thermoplastic, chemical compound, polymer. Right option is thermoset. So material that can be deformed permanently means ये permanent एक बार शेप में आ जाते हैं, बाद में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट भी देंगे इनको, तो ये दोबारा से रीशेप नहीं हो पाएंगे। मीन्स ये दूसरी शेप में कभी भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये टूट सकते हैं लेकिन दोबारा अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये कीबोर्ड्स के जो कीज हैं और ये प्लग्स वगैरह हैं, ये मोस्टली थर्मोसेट के ही बने होते हैं, और जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है उनको हीट करके आप दोबारा रीशेप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑयल यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कौन सा तेल यूज किया जाता है? कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, केरोसिन, पाइन ऑयल। Right option is pine oil. The oil used in froth flotation process is pine oil. Froth flotation process में basically hydrophobic materials को hydrophilic material से अलग किया जाता है।
जिसका यूज बेसिकली मिनरल प्रोसेसिंग, पेपर रिसाइकलिंग और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉस्फोरस इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। फॉस्फोरस को कहां से प्राप्त किया जाता है? सैंड से, रेत से, ऐश, राख, बोन ऐश, हड्डियों की जो राख होती है, या फिर फर्टिलाइजर से, उर्वरक से। सो फॉस्फोरस इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोन ऐश, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? लाइमस्टोन, सिलिका क्ले, जिप्सम, ऐश। राइट ऑप्शन इज जिप्सम। सो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट is gypsum, which is basically calcium sulfate. Question number 10, who is regarded as the father of modern chemistry? Rutherford, Einstein, Lavoisier, V. Raman. Right option is Lavoisier. इनको ही मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है और इनका जो पूरा नाम है एंटोनी लेवोसियर है। सो ये थे आज तक के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।